मित्रों नमस्कार। गंगा कावेरी व्याख्यान माला के 92वें व्याख्यान में आप सभी सुधी श्रोताओं का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी लोग अवगत हैं कि गंगा कावेरी व्याख्यान माला लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा उत्तर प्रदेश, पॉम्पे कॉलेज एकला मंगलुरु कर्नाटक और कर्नाटक राज्य विश्वविद्यालय महाविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ के संयुक्त तत्वावधान में चल रही है। 91 व्याख्यान संपन्न हो चुके हैं। आज 92वां अंक है और मित्रों बहुत प्रसन्नता के साथ यह आज का व्याख्यान मैं आपको सूचित कर रहा हूं। तमिल संगम साहित्य पर केंद्रित है और आज के मुख्य वक्ता हैं आदरणीय डॉक्टर रामानुज अस्थाना जी, जो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और विद्वान व्यक्ति हैं। उनका समय हमें बहुत मुश्किल से प्राप्त हो सका है। काफी समय से प्रतीक्षा थी और तिथि आगे बढ़ रही थी। सर्वप्रथम मैं दोनों संस्थाओं के सम्माननीय प्राचार्य महोदय को प्रणाम करता हूं और लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र सर और पॉम्पे कॉलेज एकला मंगलुरु कर्नाटक के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर एस ए मंजुनाथ जी एवं सभी देश के अलग अलग हिस्से से जुड़ने वाले विद्वान श्रोतागण, हिंदी प्राध्यापक बंधु, शोधार्थी एवं प्रिय विद्यार्थियों। ये अपना देश बहुत बड़ा है और विविधताओं से भरा हुआ है। भक्ति काल के स्रोत और सूत्र किस तरह से दक्षिण में फैले हुए हैं, उसका एक महत्वपूर्ण केंद्र तमिलनाडु भी है, जहां संगम साहित्य की विशेष रूप से चर्चा होती है। आज इस पर विशद ढंग से विस्तार से बात करेंगे आदरणीय डॉक्टर रामानुज अस्थाना जी। तो आज के जो मुख्य वक्ता हैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में वो हिंदी और तुलनात्मक साहित्य विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। तो मैं उनका परिचय देने के लिए लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के हिंदी विभागाध्यक्ष गुरुवर डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र सर को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो संक्षिप्त परिचय देकर अनुग्रहित करें। गुरुवर डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र सर। बहुत बहुत धन्यवाद जयशंकर जी। आज के इस 92वें व्याख्यान माला गंगा कावेरी व्याख्यान माला में आदरणीय डॉक्टर रामानुज अस्थाना जी का जो समय मिला, उसके प्रति मैं आयोजक मंडल की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनका संक्षिप्त परिचय देने का प्रयास करूंगा। यद्यपि उनके कार्य बड़े महत्वपूर्ण हैं और परिचय अकादमिक क्षेत्र में देने की आवश्यकता नहीं रहती है। जब कार्यों से आप जुड़ जाते हैं तो वही परिचय मुख्य परिचय रहता है। लेकिन हमारी एक परंपरा रही है कि हम अपने किसी भी विशिष्ट वक्ता के बारे में जो कुछ जानकारी हमारे पास उपलब्ध रहती है वो अपने श्रोताओं तक जरूर पहुंचाते हैं। जो सुधी मंडल के लोग इसमें आभासी मंच पर हमारे विद्वान और हमारे शोध छात्र उपस्थित हैं। आदरणीय डॉक्टर साहब डॉक्टर रामानुज अस्थाना जी का कार्य बहुत ज्यादा है। पर प्रारंभ में 97 से लेकर के 99 तक आपने पीजी कक्षाओं का साहित्य का अध्यापन का कार्य किया है तमिलनाडु चेन्नई में, और लगभग 6 से 7 वर्षों तक आप चेन्नई में रह करके साहित्य साधना में जुटे रहे हैं। इसी क्रम में आपने अक्टूबर 2000 से महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय भाषा केंद्र में संचालित तमिल शैव साहित्य अनुवाद परियोजना में आपने काम किया था शोध सहायक के रूप में। इसी तरीके से मार्च 2002 से आप महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में भाषा अनुषंगी के पद पर आपने कार्य किया और 2005 से आपने महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में ही सहायक प्रोफेसर और तदंतर एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है। भक्ति साहित्य और तुलनात्मक साहित्य के क्षेत्र में आपकी विशेष
विशेषज्ञता है और आपका अनुभव का जो क्षेत्र है प्रशासनिक वो काफी बड़ा हुआ है। पढ़ा आपके जो अध्ययन क्षेत्र के विषय हैं वो हिंदी और भक्ति साहित्य तो ही है, लेकिन तुलनात्मक साहित्य पर आपने ज्यादा ध्यान दिया है और तुलनात्मक जो है विभाग में आपने अध्यापन कार्य भी प्रारंभ किया है। और तुलनात्मक साहित्य के क्षेत्र में, हिंदी और तुलनात्मक साहित्य के क्षेत्र में आपके मार्गदर्शन में 9 लोगों ने अपनी पीएचडी के कार्य पूर्ण किए हैं और 2 विद्यार्थी शोधरत हैं। और इसी क्षेत्र में आपने लगभग 30 विद्यार्थियों को एमफिल में लघु शोध प्रबंध पूर्ण कराया है। आपका जो प्रकाशन है उस प्रकाशन की भी एक बड़ी समृद्ध परंपरा रही है। बाल मन के चितेरे सूरदास, सूरदास का जो मुख्य विशेषता है उनके बाल मन के कोने कोने को झांक आने की, उस पर आपने आपका एक लेख छपा हुआ था 1999 में। ऐसे ही सूरसागर में संस्कार वर्णन, ये भी 1999 में ही जो है छपा हुआ है, अक्टूबर दिसंबर के अंक में। प्रसाद जी की भाषा दृष्टि, ये भी 2000 में प्रकाशित है, जुलाई सितंबर में, तमिलनाडु से ही। रंगमंच की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के नाटकों पर लगाए गए आक्षेप और उन पर पुनर्विचार, बहुत महत्वपूर्ण शोध पत्र है ये, क्योंकि पुराने नाटककारों के ऊपर जो पठ्य नाटक लिखते थे उन पर तमाम तरह के आरोप लगते थे कि अभिनेता की दृष्टि से, रंगमंचन की दृष्टि से उसमें तमाम कमियां रह गई हैं। तो उस पर डॉक्टर साहब ने बड़े गंभीरता से विचार करते हुए जो भी नाटकों पर आक्षेप लगे हैं और उन पर पुनर्विचार करते हुए उसका कुछ न कुछ समाधान जरूर किया होगा। इसी क्रम में मध्यकालीन कब्रिस्तान और कुलशेखर का तुलनात्मक अध्ययन आपने किया 2001 में। मथुराम के काव्य पर आपने जो है काम किया ईपीजी पाठशाला में 14 अक्टूबर 2016। तमिल साहित्य चिंतन और तोलक्का पीएम, ये महाकाव्य है तमिल साहित्य का, इसमें संगम साहित्य के अंतर्गत दिया जाता है। तो 6 मई 2017 को आपने इस पर जो है काम किया। अंडाल के साहित्य में नवधा भक्ति, ये शोध पत्रिका में प्रकाशित हुआ आपका 2017 में। बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी जयशंकर प्रसाद जी, ये आपका लेख तमिल साहित्य की अद्वितीय तिरुकुरल, ये जो है 2018 में प्रकाशित हुई। तुलनात्मक भारतीय साहित्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के सूत्र, ये संपादन कार्य है और जो है इस पर भी आपने जो अपना लेख प्रस्तुत किया है। महात्मा गांधी और तमिल साहित्य, गांधी की उपस्थिति, ये हनुमान प्रसाद शुक्ल जी, इनका तुलनात्मक साहित्य के ऊपर भी एक पुस्तक आ चुकी है और संयोग से हमारे जो है सहपाठी रहे हैं हनुमान प्रसाद शुक्ल जी, इनके साथ भी आपकी पुस्तक रही है। गांधी चिंतन का महायान कुबेर नाथ राय, ये भी संपादन में है और इसमें आपका लेख छपा हुआ है। तिरुज्ञान संवधर स्वामी विरचित तेवारम, इसमें सह अनुवादक के रूप में आपका लेख प्रकाशित है। भारतीय दार्शन और तमिलनाडु परंपरा पर आपका लेख है, 2011 में प्रकाशित है। तमिल शैव भक्ति कवि, एक संक्षिप्त परिचय। तमिल संगम साहित्य, ये भी तमिल शैव संत सुंदर द्वारा विरचित तेवारम। ऐसे ही निर्मल विमर्श 2000 संपादन का कार्य है ये, 2007 में महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से ही प्रकाशित हुआ है। तिरुनावक्कर स्वामी अप्पर स्वामी द्वारा विरचित तेवारम, ये भी संपादन का कार्य है, 2008 में ये हुआ है। तो इस तरह से एक लंबा जो है आपका अकादमिक जो है कार्य रहा है और विशेषता भक्ति साहित्य और तुलनात्मक साहित्य के क्षेत्र में आपने बहुत अधिक काम किए हैं। तो ऐसे में आपका संगम साहित्य के ऊपर बोलना, संगम साहित्य जो तमिल साहित्य में उपलब्ध है वो ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से लेकर के 2री शताब्दी के मध्य लगभग 300 वर्षों में लिखा गया है, लेकिन बाद में वो आकर के लगभग कई वर्षों बाद तक लगभग 600 ईस्वी तक लोग बता रहे हैं कि वहां उसका जो है संकलन होता रहा। इस संपूर्ण साहित्य में 473 कवियों की 2381 रचनाओं के प्राप्त होने की बात बताई जाती है। अंदर जो साहित्य संगम साहित्य को लेकर के जिसमें कई महाकाव्य भी सम्मिलित हैं और ये 3 पीढ़ियों के राजाओं के द्वारा जो 3 संगम कराए गए थे चेन्नई में, वो संपूर्ण संगम साहित्य वहीं से मदुरई में 3 संगम आयोजित हुए थे, तो वहां से ये सारा साहित्य लिया गया है और बताया जाता है कि 102 कवि इसमें अनाम है जिनका जो है स्थान लेख नहीं हो पा रहा है कि कहाँ के है। तो संगम साहित्य एक बड़ा महत्वपूर्ण साहित्य है, वो केवल तमिल का ही नहीं पूरे भारतीय साहित्य संस्कृति की धरोहर है। और ऐसे अवसर पर मैं अपना समय संक्षिप्त करते हुए आदरणीय डॉक्टर साहब को, जो हमारे आभासी मंच के शोधार्थी हैं, विद्वजन हैं, वो सुनने के लिए आतुर हैं,
इसलिए मैं अपने को बीच से हटाते हुए आदरणीय डॉक्टर साहब ने जो समय दिया उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आयोजकों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उन्होंने डॉक्टर साहब का संक्षिप्त परिचय देने का मुझे अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर परिचय देने हेतु। और अब मैं आगे बढ़ते हुए तमिल संगम साहित्य विषय पर वक्तव्य देने के लिए आज हमारे जो मुख्य वक्ता जुड़े हुए हैं, आदरणीय डॉक्टर रामानुज अस्थाना जी। डॉक्टर रामानुज अस्थाना जी, जैसा कि सर के द्वारा बताया गया, चेन्नई में आप 6-7 वर्ष रहे हैं, वहाँ अध्यापन कार्य किया है और विशेष रूप से तुलनात्मक साहित्य पर आपका महत्वपूर्ण कार्य है, जो कि सर के द्वारा बताया गया है। तो अब मैं बहुत आदर के साथ सीधे आपको आमंत्रित करता हूं कि वो अपने माइक ऑन कर लें सर, और आपका जो है हृदय से स्वागत है आयोजक मंडल की ओर से। नमस्कार सर, आवाज आ रही है सर? जी जी जी, क्लियर। डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र जी, अध्यक्ष हिंदी विभाग, श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय, गोंडा, उत्तर प्रदेश। डॉक्टर यसे मंजुनाथ, अध्यक्ष हिंदी विभाग, पोंपे कॉलेज, एकला, मंगलूर, कर्नाटक, और ये अध्यापक संघ के अध्यक्ष भी हैं। डॉक्टर जयशंकर तिवारी, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय, गोंडा, उत्तर प्रदेश। सुधी श्रोतागण, शोधार्थी एवं विद्यार्थी, देखिए तमिल साहित्य का तो मैं भी एक विद्यार्थी हूँ। मूलतः मैं हिंदी का ही हूँ, जो कुछ गुरुओं के पास रहकर या अध्ययन से अर्जित कर चुका हूँ, वो थोड़ा बहुत तमिल में जानकारी रखता हूँ। तो आज का विषय है तमिल संगम साहित्य, जिस पर मैं कुछ बातचीत करूंगा और जिसके विषय में आदरणीय मिश्र जी ने भूमिका रख दी है और आप सभी सुधी श्रोतागण हैं। देखिए, तमिल साहित्य से कुछ न कुछ तो आप लोग परिचित होंगे, क्योंकि भारत का प्राचीनतम साहित्य है। फिर भी भक्ति साहित्य से आप लोग अधिक परिचित हैं, आलवारों नायनारों से। इसलिए मैंने सोचा कि संगम साहित्य पर ही इस बार कुछ बात रखी जाए। तमिल साहित्य में आधुनिक काल में सुब्रमण्य भारती का नाम आप सभी ने सुना होगा। सुब्रमण्य भारती नवजागरण कालीन कवि, राष्ट्रीय चेतना से भरे हुए क्रांतिकारी, जो बनारस में भी रहे, जिन्होंने हिंदी सीखी, संस्कृत सीखी और बनारसी में भी बोलते थे। उनका विपुल रचना संसार है, लेकिन मुझे आज उनकी एक कविता याद आ गई, भारत देशम। भारत देशम कविता में उन्होंने भारत के लिए कि कैसे आत्मनिर्भर भारत हो और भारत में क्या क्या हो, सद्भाव के लिए क्या हो, पूर्ण अभ्युदय पर उन्होंने विचार किया है उस कविता में। भावात्मक एकता के लिए वो कहते हैं, सिंधु नदी की इठलाती उर्मिल धारा पर केरल वासिन सुंदरियों के संग मधुर चांदनी रातों में हम विचरेंगे। तेलुगु गीत होते हैं मधुर, उन्हें हम गाएंगे, सब शत्रु भाव मिट जाएंगे। तो ये दृष्टि उनकी थी, कहाँ केरल की सुंदरियां और कहाँ सुदूर उत्तर में सिंधु नदी, और तेलुगु के गीत, तमिल के गीत नहीं कह रहे हैं। और नदियों को जोड़ने की भी बात उन्होंने की थी कि जो बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं जाकर, उन जल मार्गों का मुख पश्चिम को मोड़ेंगे और उससे ही मध्य देश में अधिक अन्न उपजाएंगे, सब शत्रु भाव मिट जाएंगे।
ये तो उस कविता के बारे में क्या क्या होगा, क्या क्या बनेगा, लेकिन उसी कविता में 1922 में सुब्रमण्य भारती का निधन हो गया था। उन्होंने कहा था कि ऐसे यंत्र बनेंगे कि हम कांचीपुरम में बैठकर काशी के विद्वज्जन का संवाद सुनेंगे। तो इस तरह बात करने पर वह सुब्रमण्यम भारती की बात मुझे याद आ गई, वो कविता याद आ गई कि जिसमें वो कल्पना 1922 से पहले कर रहे थे कि ऐसे यंत्र बनेंगे कि हम कांचीपुरम में बैठकर काशी के विद्वज्जन का संवाद सुनेंगे। तो कांचीपुरम और काशी जो भारत की दो सांस्कृतिक नगरी हैं, खैर मैं विद्वान नहीं, मैं तो एक विद्यार्थी हूं, आप लोगों ने एक परिचय इतना दे दिया। तो ये सुब्रमण्यम भारती की बात अचानक मेरे मस्तिष्क में इससे जुड़ने पर आई जो भारत देशम कविता में उन्होंने कहा था। आज बात होनी है तमिल संगम साहित्य। देखिए, एक तो तमिल हम लोग कहते हैं, शुद्ध उच्चारण है तमिल, क्योंकि तमिल में उसका उच्चारण मैं नहीं करूंगा, जो तमिल का उच्चारण है 3 ला है, ला है, र है और रा जैसा उच्चारण होता है। तो तमिल, अब संगम पर जो बात हो रही है, कल डॉक्टर साहब से बात हो रही थी कि यह संगम क्या संगम है। वास्तविक रूप में यह संगम शब्द ही है, लेकिन तमिल में समस्या यह है कि महाप्राण ध्वनियां नहीं है, खा नहीं है, घा नहीं है, तो महाप्राण ध्वनियों का उच्चारण है ही नहीं। देखिए, का है, अंगा है, गा के लिए भी नहीं है। संगम कहिए या संगम, वो पढ़ा जाता है संदर्भ और अर्थ और उच्चारण के हिसाब से। का है, अंगा है, चा है, या है, टा है, अणा है, ता है, ना है, पा है, मा है, या है, रा, ला, 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 रा, रा, ना। रा भी दो है, एक रा है, एक रा, रा मूर्धन्य की तरफ जाता है। ये तो वर्णमाला की बात है। तो ये संगम शब्द ही, संगम, इसका उच्चारण होता है। देखिए, कुप्पू स्वामी ने संगम साहित्य पर संगम साहित्य और रीति काल का तुलनात्मक अध्ययन, उन्होंने संगम काल की श्रृंगारिक कविता और रीति काल की श्रृंगारिक कविता का तुलनात्मक अध्ययन किया। ये मद्रास यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे कुप्पू स्वामी। उन्होंने अपने शोध में लिखा है कि यह संगम शब्द भी संस्कृत का है, संघ से ही संगम है। लेकिन अब तमिल वाले बहुत लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि अपना अपना विचार है। अगर वो आप कोई शब्द कहेंगे कि ये संस्कृत का है, तो कहेंगे नहीं, ये तमिल का है, तमिल से संस्कृत वालों ने ले लिया। हो सकता है ये आदान प्रदान हुआ हो। जैसे पूजा शब्द वो कहते तमिल का है, पू सई, पू माने फूल, सई माने अर्पित करना। ये पुष्प अर्पित करना आराधना में, ये पूजा हमारा शब्द है, ये संस्कृत का शब्द नहीं है, पू सई से। ऐसे अनेक शब्दों पर बातचीत है। तो वो, अब ये तो मानना पड़ेगा कि दोनों प्राचीनतम भारत की भाषाएं हैं, लेकिन तमिल वाले कहते हैं संस्कृत से प्राचीन है। अगर संस्कृत से प्राचीन है तो संगम साहित्य, संघ क्यों आया? त्वल काव्यम, त्वल प्राचीन और काव्यम मतलब काव्यम, तो संगम कालीन रचना में संस्कृत का शब्द कहाँ से आया? ये तो शोध परक बहुत सी बातें हैं
जिस विवाद में न जाकर ये मान लेना उचित है कि दोनों प्राचीनतम भाषाएं हैं और जिनमें आदान प्रदान की संस्कृति थी भाषा में। अब संगम साहित्य की बात करें तो जैसा डॉक्टर साहब ने कहा ही, लिखने वालों ने तो इसे 8-9 हजार वर्ष पीछे तक खींचा है और न जाने कितनी संख्या बताई है कवियों की और अलग अलग उल्लेख दिए हैं। लेकिन जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, तो नेट की परीक्षा होती है, अगर कोई विवाद होता है और छायावाद से पहले का कोई प्रश्न है तो न्यायालय में जाता है तो यही कहते भाई शुक्ल जी ने क्या लिखा है, वही प्रामाणिक है। वैसे ही मु वरद राजन ने तमिल साहित्य का इतिहास लिखा है और वो साहित्य अकेडमी से उसका हिंदी अनुवाद भी प्रकाशित हो चुका है। डॉक्टर एम शेषन ने उसका अनुवाद किया है। तो तमिल साहित्य का इतिहास जो मु वरद राजन ने लिखा है वो तमाम मतों का विश्लेषण करके तमिल साहित्य को अधिकतम ईसा से, मतलब संगम साहित्य को ईसा से 500 वर्ष पूर्व ले गए। प्रोफेसर कुप्पुस्वामी ने भी जो शोध किया है वो भी ईसवी पूर्व 400। तो ये मान लेना चाहिए कि ईसवी पूर्व 400 से आरंभ होकर ईसवी 3री शताब्दी तक ले आइए। ईसवी कुछ लोग उसे 2री तक ही मानते हैं। तो ये संगम काल का, जिसे संगम काल भी कह सकते हैं, उसका समय रहा है और इस काल को संगम काल कहा गया और जो इस काल में साहित्य लिखा गया उसे संगम साहित्य कहा गया। और ये संगम 3 संगम, तलय चंगम, इडय चंगम, कडय चंगम। तलय चंगम इसे आदि संगम कहें या प्रथम कहें, प्रथम संगम। ये ईसा से 400 ईसवी पूर्व से 200 तक शोधकर्ताओं ने इसे माना है और ये दक्षिण मदुरई में था। ये उत्तर मदुरई तो अभी है, ये दक्षिण मदुरई में था। पांड्य राजाओं की राजधानी थी, लेकिन वो धीरे धीरे जलमग्न हो गया। जो प्रथम संगम था और दक्षिण मदुरई में था। इसी तरह द्वितीय संगम, जिसे इडय संगम कहते हैं, वो ईसा से 200 ईसवी पूर्व से ईसवी आरंभ तक माना जाता है और यह संगम स्थापित था कपाटपुरम में। कपाटपुरम जिसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में भी है, महाभारत में भी है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी है। मैं विस्तृत विवरणों में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये कपाटपुरम भी जलमग्न हो गया जहां द्वितीय संगम था। तब ये तृतीय संगम, ये प्रथम शताब्दी से, जिसे 2री या 3री शताब्दी तक मान सकते हैं, यह उत्तर मदुरई में स्थापित हुआ। जो उत्तर मदुरई जहां मीनाक्षी टेम्पल आप लोग जानते हैं। इन तीनों संघों का विवरण 8वीं सदी के इरैनार अहप्पोरुल नामक तमिल लक्षण ग्रंथ की टीका में मिलता है। अब यह संगम क्या था? संघ मतलब परिषद,
एकेडमी जैसा था, जिसमें साहित्यकार, अधिकतर साहित्यकार, आलोचक, कलाकार उस संघ में रहा करते थे। राजा महाराजा जो उस समय लोग थे गणमान्य, और इन संगम में साहित्य चर्चा होती थी, आलोचना होती थी, बातचीत होती थी, और एक अरंगेट्रम की प्रथा थी। अरंगेट्रम का मतलब है लोकार्पण, जो आजकल है। इन संगम में, इस परिषद के सामने, इस संघ के सामने कोई कृतिकार, कोई कलाकार जब तैयार होता था, मान लीजिए कोई कृति लिखी गई या कोई नृत्य कला में प्रवीण हुआ, तो इस संघ और परिषद के सामने प्रस्तुत करना होता था। आज तो लोकार्पण की स्थिति आप जानते हैं कि एक औपचारिकता मात्र रह गई जो चली आ रही है। लेकिन उस समय आप लोग हिंदी क्षेत्र में भी जानते हैं, तुलसी बाबा की रामचरितमानस को लेकर कितनी किंवदंतियां हैं। तो वो संगम में उस कृति पर परिषद या निर्णय देती थी कि यह समाज के लिए लोकार्पित हो सकती है या नहीं, यह नृत्य है, यह पूर्ण शास्त्रीय है कि नहीं है, इसमें कुछ गलत तो समाज में नहीं जा रहा है, फिर वो समाज में गलत प्रचलित हो जाए। यदि उन मर्यादाओं को तोड़ते हैं तो आलोचना ग्रंथ फिर बनते हैं। उस प्रक्रिया से परिचित है बड़ा मेधावी जो साहित्यकार और कलाकार होता है, उन बंधनों को तो तोड़ता ही है। तो ये अरंगेट्रम की प्रथा थी। और ये देखिए, संस्कृत अगस्त मुनि संगम काल में ही गए, उत्तर से दक्षिण गए और आगत्यम नामक व्याकरण ग्रंथ लिखा, जिसका उल्लेख मिलता है। अगस्त मुनि उत्तर से दक्षिण गए तो उनके लिए समझने के लिए कोई भाषा के जानकार, संस्कृत या जो भी जैसे भी, तो इसका मतलब आदान प्रदान तो था। और उन्होंने व्याकरण ग्रंथ जो लिखा उसका उल्लेख मिलता है। और अगर देखें संगम काल में, मैं बताऊं कि वहां के संगम कालीन देवता कार्तिकेय, जिन्हें मुर्गन कहते हैं, आजकल भी कार्तिकेय की बहुत पूजा होती, संगम कालीन देवता है। मायोन जो विष्णु के रूप में है, तिरुमाल जो विष्णु का ही रूप है। मायोन देवता जो है गोपाल कृष्ण की तरह है। मायोन देवता, लोक देवता उनका जो है, वहां एक आयर नामक पशुपालक जाति थी। जैसे यहाँ पशुपालक जाति ब्रज में आयर नामक पशुपालक जाति थी, जिनकी बालाएं मायोन देवता के लिए प्रेममय गीत गाती थी, जैसे ब्रज की गोपियां कृष्ण के लिए गाती हैं। तुलनात्मक साहित्य के अध्येता शोधार्थियों के लिए ये इन प्रभाव सूत्रों, अंतः संबंधों को समझना बहुत लाभप्रद है, क्योंकि ये स्थानांतरण, संचरण और अभिग्रहण की प्रक्रिया जब तक नहीं समझी जाएगी तब तक तुलनात्मक पद्धति से कार्य नहीं किया जा सकता। तो इतने पहले संगम काल में जो कविताएं मिलती हैं उनमें मायोन देवता है, आयर नामक पशुपालक जाति है, और नपिन्नय नामक एक पात्र है जो राधा की तरह है। उसके पिता बिल्कुल भ्रखवान की तरह पशुपालक, वैसी बहुत सी कहानियां हैं कविता में। नपिन्नय, क्योंकि राधा पहले नहीं मिलती,
श्रीमद् भागवत में अनया राधिके है, कोई अन्य आराधिका लोग मानते हैं, कुछ लोग और ये वीडियो ऑफ कर दे, कुछ लोग उसे राधिका कहते हैं, लेकिन नपिन्नय जो है राधिका की तरह है। और यहीं से सूत्र संगम साहित्य में ये अगर माधुर्योपासना और जो आलवारों को सूत्र मिलते हैं 6वीं से 9वीं शताब्दी तक भक्ति काल है तमिल में, तो आलवारों या नायनारों में भी माधुर्योपासना है, लीला वर्णन है शिव का। तो आलवारों को ये संगम काल में उसके बीज हैं जिनसे आगे चलकर आंडाल है माधुर्योपासना। आंडाल ही नहीं, पुरुष जो आलवार कवि हैं, चाहे पेरी आलवार हो जिनकी पोषित पुत्री आंडाल है, या नम्मा आलवार हो, ये माधुर्य भाव संगम काल में जिसके बीज मिलते हैं, नामा आलवार का ही साहित्य चैतन्य प्रभु ले आए थे और उनके गोपी और भाव और राधा भाव से आप परिचित हैं। नम्मा आलवार तड़पते हैं एक स्त्री के रूप में अपने इष्ट की से भक्ति भाव में। तो ये सब चीजें जुड़ी हैं और इसी को जोड़कर रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद, प्रस्थानत्रयी उपनिषद, गीता, बादरायण का ब्रह्मसूत्र और आलवारों का साहित्य लेकर ही उन्होंने श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैत अंश अंशी संबंध, जहां अद्वैत में एक ही तत्व है शंकराचार्य में, वहां रामानुजाचार्य अंश अंशी संबंध, नित्य सूरी की बात, उसका चक्कर लगाना, इष्ट का जब आत्मा बाहर जाती, ये सब चीजें जो लाए आलवारों से। तो ईश्वर अंशी है, जीव अंश है, इसलिए वो स्वामी है, जीव दास है, पूरी दास्य भाव की भक्ति, वो अंशी है, वो करता है। तो ये पूरे पदों में आलवारों के है। श्री रंगम की गद्दी पर बैठकर जहां पर आलवारों का विश्लेषण हो रहा था, रामानुजाचार्य ने जहां विशिष्टाद्वैतवाद का प्रवर्तन किया, तो उसके सूत्र भी संगम साहित्य में हैं जो आलवारों, क्योंकि निरपेक्ष कुछ भी पैदा नहीं होता है, उसके पीछे हमारे सापेक्ष बहुत सी चीजें होती हैं, पीछे की साहित्यिक परंपराएं होती हैं, जो लिटरेरी ट्रेडिशन होते हैं, उनके सापेक्ष ही अध्ययन किया जा सकता है। अब संगम साहित्य में जो साहित्य है वो विभाजित है 2 भागों में, अहम और पुरम। अहम और पुरम। अहम साहित्य जो है वो मानसिक आंतरिक, जिसमें प्रेम संबंधी कविता है, और पुरम के अंतर्गत राजाओं की प्रशस्ति, उनकी वीरता, युद्ध, दान आदि की कविता आती है। तो अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो जैसा कि मैंने कहा था कि रीतिकाल के साथ कुप्पुस्वामी ने हिंदी रीतिकाल के साथ तमिल संगम साहित्य पर पीएचडी की, और आदिकाल के साथ भी किया जा सकता है, वीर गाथा के काल के साथ। तो श्रृंगारिक कविताएं, प्रेम परक कविताएं, और पुरम के अंतर्गत युद्ध और राज प्रशस्ति, दान आदि। जो ग्रंथ
कवियों की रचनाएं मिली। वह स्वामीनाथ अय्यर ने गांव गांव जाकर ढूंढकर किसी तरह संग्रह किया। तो प्रमुख संगमकालीन, यद्यपि उनमें आधुनिक आलोचकों में बहुत विमर्श है, वो आगे काम करने वाले उन पर विचार कर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण एट्टुत्तो है पत्तुपाट्टु त्वलकाप्यम तिरुकुरल। ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इनको मैं थोड़ा सा समझाता हूं, बहुत गहराई में ना जाते हुए। एट्टुत्तो है, एट्टु माने 8, तो है संग्रह। इनमें एट्टुत्तो है के अंतर्गत 8 संग्रह हैं और एक संग्रह में सैकड़ों कवि हैं। उनके नाम अलग अलग हैं। तमिल में नाम है जिसमें पुरनानूरू, अहनानूरू, नट्टिणय, ये सब बहुत प्रमुख है। जिसमें पुरनानूरू, अहनानूरू की मैं कविता सुनाना चाहूंगा जो अनुवाद किया है। सीमित समय है, मैं थोड़ी गति में बढ़ता हूं आगे। तो एट्टुत्तोहै में 8 संग्रह हैं। हर संग्रह में अनेक कवियों की कविताएं हैं। इसमें प्रेम संबंधी कविताएं भी हैं, युद्ध संबंधी कविताएं हैं। और पत्तुपाट्टु, पत्तु माने होता है 10, पाट्टु माने होता है गीत, लेकिन गीत की तरह ये नहीं है। ये खंड काव्य से भी लंबी लंबी कविताएं हैं। पत्तुपाट्टु में 10 कवियों की, कहीं मुरुगन पे हैं, कार्तिकेय पे हैं और हैं, तो 10 कवियों की उसे लंबी कविता कहें तो बहुत लंबी, क्योंकि उन्हें प्रबंध काव्य तो उस तरह नहीं कहा जा सकता, लेकिन लंबी कविताएं हैं। उसमें का कुछ अंश मैं बताना चाहूंगा बाद में। तो अहम और पुरम। अब अहम जो प्रेम संबंधी कविता है, मैं इतना बता देना चाहता हूं कि उसमें पूर्व राग, कलव और करप, कलव मतलब पूर्व राग, और दाम्पत्य और गृहस्थ जीवन की कविताएं हैं। प्रेम पर वर्णित, उसमें प्रवास भी है, उसमें मान भी है। जैसे रीतिकाल से बहुत कुछ मिलता जुलता है, लेकिन संगम काल की कविता मानसिक अधिक है। प्रेम में स्थूल मानसल संयोग और वियोग के चित्र हैं। वियोग के बहुत सुंदर चित्र हैं कविता में, लेकिन उस तरह रति क्रीड़ा या संभोग के चित्र बहुत कम मिलते हैं। अब जो सबसे प्रमुख ग्रंथ भाषा शास्त्रीय और काव्य शास्त्रीय है त्वलकाप्यम। त्वल माने प्राचीन, काव्यम काव्यम कह सकते हैं। ये भाषा शास्त्रीय ग्रंथ है संगम काल का। इसमें एलुद्दिकारम, स्वल्लधिकारम, पोरुल्धिकारम, इसका हिंदी में है अक्षर विभाग, शब्द विभाग और विषय विभाग। जो काव्य शास्त्रीय बातें हैं वो विषय विभाग में ही है। इस तोल काव्य में अक्षर में स्वर, व्यंजन, ध्वनियों पर विचार किया गया है। स्वर को प्राण अक्षर कहा गया है, व्यंजन को शरीर अक्षर कहा गया है। वैसे ही शब्द विभाग में मैं तमिल छोड़ता हूं, हिंदी में ही मूल शब्द, तद्भव शब्द,
संस्कृत शब्द विविध भाषाओं के शब्द। संस्कृत शब्द के लिए वडसोल, वडसोल, क्योंकि ये सोल, तिरसोल, वडसोल, दिशचोल विविध भाषाओं के भी शब्द हैं और संस्कृत के। तो जब इतना प्राचीनतम जो द्वितीय संगम काल का ग्रंथ है, उसमें संस्कृत के शब्दों का अलग से विश्लेषण किया गया है, बताया गया है कि तमिल के बनने में, यद्यपि स्वतंत्र स्थानापन्न तमिल के हैं, लेकिन संस्कृत के शब्द थे, इसलिए संस्कृत के शब्द, ये जानकारी के लिए। अब लिंग संबंधी जो बातें हैं, जो इसमें शब्द में प्रकरण में हैं, तो उसमें तमिल में भी 3 लिंग हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। संस्कृत की तरह जो हिंदी में तो समस्या हम लोग देख ही रहे हैं। और ये जो पोरुलधिकारम विषय विभाग है, इसमें काव्य शास्त्र में वो जो अहम और पूरम की कविताएं मैं अभी बता रहा था, प्रेम संबंधी, और वाय, पूरम मतलब वाय, युद्ध, राज प्रशस्ति और दान, वे कैसे लिखी जाएं और उनके मानक शास्त्र तैयार। शास्त्र तो पहले तो साहित्य आएगा, फिर शास्त्र बनेगा, फिर साहित्य आएगा, फिर शास्त्र बनेगा। तो उस शास्त्र में उन्हीं कविताओं का, जिसे मैं कह रहा था पूर्व राग, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किन चीजों का वर्णन नहीं करना चाहिए, काव्य दोष, काव्य गुण। और जैसे वहां और एक तो था, बताएं, मडलेदर की, जो संगम काल में बहुत सी कविताओं में आई है। मान लीजिए कोई नायक किसी से प्रेम करता है, इससे समाज भी तोल्काप्यम को पढ़ने से तमिल समाज भी समझ में आता है। तो जो नायक किसी से प्रेम करता है और वो नायिका ध्यान नहीं देती है, तो नायक क्या करता था, ताड़ के पत्तों की गाड़ी बनाकर, गाड़ी एक बैठने, उसमें नुकीले पत्ते निकले होंगे, उसमें बैठ जाता था और गांव भर में मित्र उसके खींचते थे, तो बहुत सा खून निकलने लगता था, वो पत्ते गड़ जाते थे। ये तो गांव वाले आकर पूछते थे, वो समझ जाते थे या किसी से प्रेम करता है और वो नहीं, तो फिर वो बताता था। और फिर नायिका के घर वाले आपस में, लड़की के घर वाले, लड़के के घर वाले मिलकर विवाह तय कर देते थे और विवाह हो जाता था। ये मडलेदर, जिसकी कविताओं में जो कविताओं में बहुत उसकी चर्चा, मतलब बहुत सी कविताएं उस पर लिखी गई हैं। अच्छा, और तोल्काप्यम में तमिल क्षेत्र को 5 भागों में बांटा गया है। कुरिंज, मुल्लय, मरुदम, नैदल, पालय, ये पुष्पों के नाम के आधार पर है। इसमें पर्वत क्षेत्र है, वन क्षेत्र है, समतल क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्र है, रेगिस्तानी क्षेत्र है। ये काव्य शास्त्र में इसलिए वर्गीकरण किया गया कि कहाँ किस पुष्प का वर्णन किया जाएगा, क्योंकि प्रकृति अलग अलग, चीजें अलग अलग। जो समुद्र तट पे मछलियां जो जो पाई जाएंगी, वो दूसरे क्षेत्र में नहीं पाई जाएंगी। अगर उनका वर्णन किया है तो ये काव्य दोष होगा। कविता में किस क्षेत्र की कविता को कैसे वर्णन किया जाए। आज प्रकृति पर बहुत कम कविता कम लिखी जाती, पता ही नहीं है। आज यहाँ बच्चों को धान कब होगा, गेहूं कब होगा, और सरसों कब होगी, और अरहर कब होगी, तो कभी भी कुछ हो सकता है। तो वो वर्जित था। अब उसमें बहुत विस्तार में नहीं जाएंगे, लेकिन इतना ये क्षेत्र बांटकर सुनिश्चित किया गया था। और
बहुत से युद्ध के लिए जाते हैं, गोहरण के लिए जाते हैं, तो कौन सा पुष्प धारण करेंगे, विजय के समय कौन पुष्प धारण करेंगे, ये सब अलग अलग विस्तार से, और वही कविता में वर्णन था। और ये छठी सातवीं 8वीं शताब्दी तक तोलकाप्यम ही कविता का आधार रहा। देखिए, संघ काल के बाद संगोत्तर काल आता है, जहां पर जैन बौद्ध काव्य आ जाता है, जिसमें मणिमेखलई और शिलप्पदिहारम आप जानते हैं, उसी पे अमृतलाल नागर ने सुहाग के नूपुर लिखा। कन्नगी कोवलन की कथा वो आ जाती है। वहां भी देखिए महाकाव्य है, लेकिन जैसे अब दंडी भामा अपने यहाँ बता रहे हैं, वैसे महाकाव्य के लक्षण नहीं है, तोलकाप्यम को फॉलो कर रहा है। वहां पर वणिक है महाकाव्य का नायक। खैर, वो तो ये विस्तृत वर्गीकरण और वहां क्या क्या होगा, वो काव्य शास्त्र थोड़ा नीरस मुझे लग रहा है हो रहा होगा, लेकिन अब। और दूसरा, पदिनेल कील कणक, ये 18 ग्रंथ इसमें हैं, जिसमें तिरुक्कुरल बहुत महत्वपूर्ण है। तिरुक्कुरल के पर आपके यहाँ पाठ हो चुका है, व्याख्यान हो चुका है। तिरुवल्लुवर का ग्रंथ है तिरुक्कुरल। तिरु शब्द जो लगता है वो श्री के लिए, तिरुपति, तिरुमंदिरम, तो तिरुकुरल, क्योंकि इसमें 1330 कुरल हैं, इसलिए इसका नाम तिरुकुरल है। और तिरुवल्लुवर इसके रचयिता हैं। वल्लुवर एक बुनकर जाति होती है। इसमें 1330 कुरल हैं। धर्म, अर्थ और काम, 3 भागों में यह तिरुकुरल विभाजित है। अधिकांश लोगों ने इसे संगमकालीन रचना माना है, लेकिन इतिहासकारों ने इसे नीत काव्य में आगे रखा है, लेकिन ये समय संगम काल का ही है। तो धर्म में 380 कुरल हैं, मतलब 38 प्रकरण हैं। हर प्रकरण में 10-10 कुरल है। प्रकरण मतलब जैसे कोई विषय होगा, सहधर्मिणी कैसी होनी चाहिए, या राजा कैसा होना चाहिए, मंत्री कैसा होना चाहिए, मित्र कैसा होना चाहिए, इस तरीके के प्रकरण विषय, उस पे 10-10 कुरल। तो धर्म में 380 कुरल, 38 प्रकरण है। अर्थ में खंड में 700 कुरल, 70 प्रकरण हैं। और काम में 250 कुरल हैं, 25 प्रकरण हैं। अब ये ग्रंथ इतना अद्भुत, तिरुवल्लुवर का कितना महत्व है। कन्याकुमारी जाते हैं, तिरुवल्लुवर की बहुत बड़ी मूर्ति लगाई, जगह जगह तिरुवल्लुवर की मूर्तियां लगी हुई हैं। और तिरुकुरल एक ऐसा ग्रंथ है जिसे सभी कहते हैं हमारा है, हमारा है, हमारा है। पर जैन लोग कहते नहीं है हमारा है, क्योंकि पहला कुरल जो अखर मुदल एड़ु तेल्लाम आदि भगवन मुदठ्रे ओलग, ये पहला कुरल है। कुरल वेड़वा छंद में है, जो दोहे से भी छोटा होता है। जैसे मैंने एक कुरल अभी कहा कि जैसे सभी भाषाओं में आकार पहले आता, वैसे हे प्रभु मेरी कृति में आओ। आकार मतलब हिंदी हो आ से, अंग्रेजी हो, रोमन हो ए से,
उर्दू हो अलिफ से तो आकार आता है भाई, इसका मतलब तिरुवल्लुवर को जितनी भाषाएं मालूम होंगी, अब मैं नहीं कह सकता विश्व की सभी भाषाओं में आकार आता है। तो ये पहला कुरल जो लिखा, लेकिन इसमें अखर मुदल एड़ु तेलाम आदि भगवान मुडट्रे लग, जो आदि भगवान कहा उसे उन्हें वो जैन लोगों ने कहा ये आदिनाथ के लिए है, इसलिए जैन ग्रंथ है। लेकिन कवि इतना बड़ा है, वो कहते हैं श्रावक धर्म के लिए इसमें आचरण लिखे गए, लेकिन ऐसे आचरण वो चाहे धर्म के हों, चाहे अर्थ के हों, चाहे काम के हों, लेकिन अद्भुत सर्जना की है। उस समय लोगों ने पीएचडी की तिरुवल्लुवर और कबीर का तुलनात्मक अध्ययन। यद्यपि कबीर में निवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग भी कहीं कहीं है, कबीर को एक ढांचे में नहीं बांधा जा सकता। आप सभी लोग कबीर के मर्मज्ञ हैं। निवृत्ति मार्ग, लेकिन तिरुवल्लुवर पूर्णतः प्रवृत्ति मार्गी, गारहस्थ्य को ही बल देते हैं। लेकिन लोगों ने किया, तो जब शोध किया गया तो एक ही कवि कबीर के साथ तुलना हो रही और बिहारी के साथ तुलना हो रही। उनका काम खंड बिहारी से भी आगे निकल जाएगा अगर तिरुवल्लुवर का काम खंड में जो उसके कुरल पढ़े जाएं। और धर्म और अर्थ में नीति के ऐसे ऐसे कुरल, तो एक ही व्यक्ति रहीम से भी उसकी तुलना हो रही है, कबीर से भी तुलना हो रही है, बिहारी से भी तुलना हो रही है, तो उसका रेंज देखिए लिखने का क्या है। इसलिए बहुत महत्व है। मैं कुछ कुरल, यद्यपि आप लोगों ने वो, मैं तमिल नहीं पढ़ता हूं, आट्रेन आलोक के उसको छोड़ के, अर्थात अपने धर्म का भली भांत करने वाला गृहस्थ, तपश्चर्या करने वाले सन्यासी से भी उत्कृष्ट होता है, एक कुरल में वो कहते हैं। इससे स्पष्ट है कि तिरुवल्लुवर प्रवृत्ति मार्गी, और उनके कामखंड को देखकर भी ये कहा जा सकता है। एक पत्नी साधारणिनी के लिए उन्होंने लिखा कि उत्तम गुणों से संपन्न और अपने पति की आय के अनुरूप घर चलाने वाली गृहिणी उत्तम सहधर्मिणी है। एक और कुरल है, तमिल न पढ़ के, अर्थात मैं हिंदी पढ़ रहा, जो व्यक्ति किसी के सामने हंस हंस कर बोलता है परंतु पीठ पीछे बुराई करता है, ऐसा कपटी व्यक्ति अधर्मियों और दुष्कर्म करने वालों से भी अधम है। बहुत से कुरल हैं, लेकिन राजा के लिए कहते हैं अर्थ खंड में, अर्थात राजा सौम्य हो, प्रजा की उस तक पैठ हो तथा वह मधुर व्यवहार करे तो जग ऐसे राजा की प्रशंसा करेगा। एक और राजा के लिए सचेत करने के लिए कुरल है, अर्थात सचेत करने वाले आलोचक मित्र और सचिव जिस शासक के पास नहीं है वो राजा स्वयं विनाश को प्राप्त होगा। एक मित्र पर कुरल है, बहुत सुंदर कुरल है, हिंदी में ही अर्थ पढ़ते हैं कि जिस प्रकार अधो वस्त्र के सरकने पर स्वतः उसे दोनों हाथ थाम लेते हैं, वैसे ही सच्चा मित्र मित्र के विपत्ति में पड़ने पर उसे थाम लेता है। अगर अधोवस्त्र सरके तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा, दोनों हाथ से फट से पकड़ेंगे, सोच विचार नहीं करेंगे,
वैसे ही सच्चा मित्र फायदा होगा कि नुकसान होगा ये नहीं सोचेगा। सच्चा मित्र तुरंत मदद के लिए उपस्थित हो जाएगा। ऐसे तिरुक्कुरल में बहुत से कुरल हैं और हम देखते हैं कि इसीलिए किस तरह का मंत्री होना चाहिए, कैसा मित्र होना चाहिए, कैसा राजा होना चाहिए, कैसे कर लेना चाहिए। तुलसीदास जी ने कहा, बहुत लोगों ने कहा, बहुत अद्भुत अपूर्व साम्य भारतीय साहित्य में दिखाई देता है। और 9वीं शताब्दी के बाद भारतीय काव्य शास्त्र भी एक हो जाता है और वो संस्कृत काव्य शास्त्र है, क्योंकि 9वीं शताब्दी के बाद दंडी भामा इनके या तो ट्रांसक्रिएशन होने लगते हैं या ट्रांसलेशन तमिल में सब मिलते हैं। कल डॉक्टर साहब से बात हो रही थी कि वहां पहले ग्रंथाक्षर थे, पूरे तमिल को हिंदी में लिप्यंतरण किया जा सकता था, मतलब देवनागरी में, और देवनागरी को तमिल में। लेकिन ये सुमर्यादय आंदोलन के बाद थोड़ी समस्या हुई और ग्रंथाक्षरों का कुछ विरोध हुआ, जब ग्रंथाक्षर प्रयोग नहीं किए जा रहे हैं। जैसे पहले मंदिरों में बहुत तेलुगु गीत गाए जाते थे, क्योंकि तेलुगु तो बहुत मीठी भाषा है, भारत की इटालियन है। लेकिन बाद में ये आंदोलन के बाद, ये जो भी स्थितियां रही, राष्ट्रीय आंदोलन के बाद क्षेत्रीयता का तो उदय हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो तेलुगु का भी विरोध किया, संस्कृत का विरोध किया, नहीं तमिल ही होना चाहिए। तो अब ये स्थितियां, खैर वो दूसरा रास्ता है, उधर नहीं जाते हैं। तो इस तरह तिरुकुरल अद्भुत ग्रंथ है। तो मुख्यतः तो पत्तुपाट, एट्टू तोहे, तोलकाप्यम और तिरुकुरल, इन्हीं को संगमकालीन रचना माना है, अहम और पुरम से संबंधित। अब मैं कुछ रचनाएं, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल साफ आ रही है सर, अच्छी तरह आवाज आ रही है, पूरी तरह। हाँ, मैं भी कुछ शीघ्रता कर रहा हूं। देखिए ये बिल्कुल आराम से। आपने जो कल चर्चा में बताया था कि 11,000 जो है पदों का अनुवाद आपने किया है, तो हम कुछ ऐसी नायाब चीजें जो है सुनना चाहेंगे आपसे जो तमिल की हैं, बहुमूल्य हैं, और वो साझा करेंगे आप हिंदी में, तो अच्छा लगेगा। तो ये जो मैंने पहले एट्टू तोहे 8 संग्रह बताए थे, जिनमें बहुत से कवि हैं, उसी में पुरनानूरू, बहुत कविताएं नहीं हो सकती, लेकिन वानगी के लिए कि तमिल साहित्य की कविता थी कैसे, तिरुकुरल के जैसे कुरल आपने सुने। तो पुरनानूरू में ये मुख्यतः वीर गाथात्मक संग्रह है, जिसमें 400 कविताएं संकलित हैं। इसमें चेर, चोल, पांड्य एवं अन्य राजाओं के युद्ध का तथा तत्कालीन सामाजिक परिवेश का वर्णन है। इसके कवि चारण जैसे हैं, जो राज प्रशस्ति द्वारा धनार्जन कर अन्य कवियों को भी राजाश्रय के लिए प्रेरित करते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि कोई विद्यार्थी काम करना चाहे तो संगम काल के साथ वीर गाथा काल का तुलनात्मक अध्ययन कर सकता है। मैं एक ही कविता पढ़ता हूं, आगे फिर और संग्रह से। युद्ध का वर्णन है। खड्ग विजय चिन्ह सदृश रक्त से सने हुए हैं। खड्ग मतलब, अब इसकी व्याख्या आप लोग विद्वान हैं, व्याख्या करने की जरूरत नहीं है मुझे लगता। खड्ग विजय चिन्ह सदृश रक्त से सने हुए हैं, इससे गगन लोहित सा दिख रहा है। पग में तेरे वीर बलय अति सुंदर दिखते, और युद्ध भूमि को वश में वे करते हैं। ढालों में शर चिन्ह बने जो लक्ष्य सिद्ध स्थान सदृश वे भी दिखते हैं।
इधर उधर से अश्व शत्रुओं का विनाश करते हैं। शत्रु कवच से उलझ उलझ कर अश्वों का मुख लोहित दिखता, अश्व सिंह सम अब दिखते हैं। ऐसे जैसे कोई सिंह वन्य जीव को धरे दबोचे, पर कोटे को तोड़ क्रुद्ध हाथी फिरते हैं, और दंत उनके यमसम दिखते हैं। तुम राजा कलगी युक्त तेज गति अश्वों के साथ स्वर्ण खचित रथ में सुंदर हो दिखते, तुम्हें देख ऐसा लगता है जैसे नील सागर के मध्य सूर्य उगता हो। सत्य तुम्हारे दीन चीखते ऐसे जैसे बिन भोजन बिन माँ बच्चा रोता हो। ये एक कविता का अनुवाद है। जो ऐसी बहुत सी वीर गाथात्मक कविताएं लिखी गई जो पूरम के अंतर्गत, अहिंस के अंतर्गत बहुत ही प्रेम से संबंधित, जिनके विषय थोड़ा प्रेम भिन्न है, कुछ हर जगह की का शास्त्र अलग है, परिपाटी अलग है। अन्यथा जैसे मैंने कहा कि रीति काल में प्रेम है, उस तरह ही संगम साहित्य भक्ति काल में। ये देखिए आदि काल में हिंदी में भी जो वीर गाथात्मक और प्रेम की कविताएं अलग, फिर भक्ति काल, वहां भी संगम काल पहले आ चुका है, फिर ये भक्ति काल 6वीं से 9वीं शताब्दी, तो प्रेम का स्वरूप बदल जाता है आगे चल के। लेकिन इसीलिए यहाँ के भी रीति काल और आदि काल में अद्भुत साम्य है बहुत, और वहां भी कविताओं में इसमें कितने कैसे शकुन अपशकुन, जैसे कट्टु बिच्ची, कोई महिला आती है, शगुन विचारती है, फिर शगुन के माध्यम से कहती है या वो इशारा करती है माँ बाप को। और भी बहुत तरीके की कविताएं हैं, जैसे देवी देवता, यहाँ किसी गांव में नहीं कहते इन पर देवी आ गई हैं, तो वो उस तरह की भी बहुत सी कविताएं हैं जिसमें वो सब बातें वो कहती है और उसके माध्यम से कवि व्यक्त करता है बहुत सी चीजें। तो ये अब पत्तु पत्तु पाटू एट्टू कहोय का तो मैंने ये कविता मैंने सुनाई। अब पत्तु पाटू उसका एक है पुरनाटु पड़े, क्योंकि पत्तु पाटू में 10 कवियों की लंबी कविता है, तो इसी पत्तु पाटू का ये दूसरा संग्रह है पुरनाटु पड़े। इसके कवि है मुडत तामक कर्णियार। इसमें पुरनन उसे कहते हैं जो जैसे चारण होते हैं, जैसे चंद्रवरदाई है, ऐसे ही वो कवि है। और उसके साथ उसकी पत्नी नायिका है जिसके पास एक वीणा है। और मैं इसलिए इस कविता को पढ़ना चाहता हूं क्योंकि इसमें इस कविता में नक्सिक वर्णन है। तमिल का नक्सिक वर्णन संस्कृत के नक्सिक वर्णन से मिलता है, शोधकर्ता करेंगे, क्योंकि संस्कृत में भी उन अंगों का भी वर्णन है कविता में। अगर महाभारत में द्रौपदी उसमें नहा रही है तो कहाँ कहाँ क्या क्या श्लोक आते हैं, या संस्कृत साहित्य में और जगह, तमिल में भी। लेकिन अब हिंदी साहित्य में उनको छोड़कर नक्सिक वर्णन है। तो मैं ये एक चारण दूसरे चारण को संबोधित करता है, वीणा का वर्णन है और नक्सिक। संग्रह तो बहुत लंबा है, उतना अंश मैं पढ़ता हूं कविता समझने के लिए। विशाल नगरों से युक्त है तमिल प्रदेश, सतत आय प्राप्त कर नगर समृद्ध हुए हैं। इन नगरों में तिथि त्योहार सदा मनते हैं। पुरनन मतलब वही चारण, पुरनन को भी आय बहुत होती है। नगरों में नित्य प्रति की ही अन्नदान होता रहता है। पुरनन याचक बनकर नहीं चाहता जीवन जीना, वह परिवार सहित
नगर में जाकर खोज रहा है दानवीर को, ऐसे पुरुनन को संबोधित यह रचना है। जो वो बड़े दानवीर, इतना दान मिल जाए कविता सुनाने से फिर भागना दौड़ना ना पड़े। ये वीणा की बनावट पर कविता है। हिरण के खुर के समान दो खुंभे वाली पालय याल, पालय याल, याल मतलब वीणा। हिरण के खुर के समान दो खुंभे वाली पालय याल, गायिका तेरी रखती जुड़ने का मध्य स्थान जरा ऊंचा है। खुंभे के दो भाग जोड़कर कसे मिले हैं और बंधे हैं दोनों ही चमड़े से। वह चमड़ा दीप ज्योति सा चमक रहा है और सिलाई उसकी अति सुंदर है। सिले हुए धागों की टोभों की पंक्ति गर्भवती महिला के पेट पर उगी हुई रोमावली सी है। चमड़े से आच्छादित खुंभे कहीं न ढीले होने पाए, इसीलिए बरमे से छेद कील जड़ दी है उसमें। कीलें ऐसे चमक रही हैं जैसे आंख केकड़े की हो। खुंभे का भी भीतरी भाग खोखला बना हुआ है और दंड का भाग ऊपरी अर्ध चंद्र सम खुदा हुआ है और दिखाई देता है वह शुक्ल पक्ष अष्टमी चंद्र सा। छेदे गए चमड़े का आंतरिक भाग अलजिभ्या रहित पोपले मुख सा शून्य बना है। खुंभे के संग लगा दंड जो काला नाग उठाए फंसा वह दिखता है। श्याम दंड पर चर्म पट्टियां कसी हुई हैं, वो सामा तरुणी के भुज वलय सरिस दिखती हैं। खुंभे से निर्दोष तार जो कसे हुए हैं, कुटे बाजरे गुरी सरिस वे धवल लग रहे। अब सजधज कर बधू सरिस है या लग रही, मतलब वीणा लग रही, जो सर्वांग विभूषित है निर्दोष बनी अति। याल मधुर संगीत का प्रभाव, वीणा के मधुर संगीत का प्रभाव। मरुस्थल में भटक रहे हैं विकट लुटेरे, वे भटकाकर पथिक वृंद को लूट रहे हैं। वे अत्याचारी भी निज स्वभाव को बदल सकेंगे, सुने अगर मधुरिम याल की तान निराली। याल बजाकर गाना, सुधर नायिका याल वीणा के तारों को स्पंदित करती, छूती कसती एर फेर कर बजा रही है और ताल लय के संग सुंदर मधुर गीत गाती है। फिर ये गायिका का नक्सिक वर्णन है। केस रास श्यामल श्यामल है रेत तरंगिनी तट की, शुक्ल पक्ष अष्टमी चंद्र सा मस्तक सुंदर, भौहें धनुषाकार सुशोभित दिखती, वर्षा सी शीतलता देती आंखें सुंदर, और होठ हैं सेमल की पंखुड़ियों जैसे, दांत धवल मोती से शोभित होते, मकराकृत कुंडल के संग कान हिल रहे और झुकी ग्रीवा लज्जा बस आंखों की, बांस सरिस है अंश और कांख बगल में कोमल रोमावली है। कांदल पुष्प सी पतली उंगलियां और सुघर नख चोंच लगे तोते की, उष्णता औरों को देते हुए उरोज सघन है ऐसे, नहीं सलाका तक है उनके बीच जा रही। जल में चक्रित भंवर सरिस है नाव लग रही और छीण कट नहीं दिखाई जो पड़ती है। सुभग काम मंदिर मेखला आच्छादित है और हस्त की सूंड लग रही उसकी जांघें, घुटने सुगर सुदौड़ मनोरम, थके हुए कुत्ते की लाल जीभ सदृश हैं छोटे युगल पैर दो, पिघली लाख सम तप्त भूमि पर चलने से, गरम कंकड़ों से जलने से, फल जैसे हैं लाल फपोले पड़े पैर में, मध्याह्न में धूप में चलने से बचकर वह खड़ी हुई है मोरनी सदृश अब पास मोर के। ये नक्सिक है, इसमें बगल के की रोम की बात है और एक और अंग की भी बात है जिसे बदलकर यहाँ अनुवाद किया गया है। अब देखिए, जब तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो प्रतीक, बिंब, मिथक सब एक जगह से स्थानांतरित होते हैं, संचरित होते हैं, अभिग्रहित होते हैं। उनमें समांतरता भी रहती, विचलन भी रहता है, साम्य वैषम्य तद्रूप और व्यतिरेक का अध्ययन होता है। देखिए,
जैसे कुत्ता थका हुआ बैठता है और लाल लाल जीभ बाहर लप लप निकालता है। लेकिन मैंने हिंदी कविता में नहीं रखा। ठीक है कि नायिका के तलवे इतने लाल हैं और वैसे हो गए हैं, लेकिन अब कुत्ते की जीभ से करने से सौंदर्य बोध हो सकता है कि परंपरा से हम लोगों में वैसा नहीं है। जैसे राम की नाक का वर्णन जब पादादि केश वर्णन कर रहे हैं कंब, तो नाक को बता रहे हैं कि गिरगिट जैसी नाक। तो मैंने उनसे पूछा कि ये गिरगिट जैसी नाक मुझे अच्छा नहीं लग रहा है नाक, तो पता नहीं जुगुप्सा पैदा होती। उन्होंने कहा गिरगिट को कभी बैठे हुए देखा है? उन्नत कैसे बैठता है? दक्षिण के गुरुओं की बात कर रहा हूँ, उन्हीं से हल करते थे। तो गिरगिट को देखा है कैसा उन्नत होता है? वैसी नाक है। तुरंत उन्होंने कहा छिपकली कितनी सुंदर होती है। मैं कहा छिपकली कैसी सुंदर होती? कहा क्या मटक मटक कर कमर लहरा कर चलती, आप देख नहीं पाते तो हम क्या करें। तो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग जगहों में अध्ययन करने में सब चीजें आती हैं। और आप लोगों ने मुझे अवसर दिया, क्योंकि 6:15 हो रहा है करीब, कुछ बातचीत भी होगी। आपने हमें समय दिया, आमंत्रित किया और कुछ बोलने का अवसर दिया। यद्यपि हम स्वयं ही उसके विद्यार्थी हैं, फिर भी हम लोगों को सीखना पढ़ना इसलिए चाहिए कि वो आक्षेप न लगा सके दक्षिण वाले। मूलतः तो हम हिंदी वाले ही हैं कि हम भी दक्षिण का साहित्य कुछ पढ़ें और सीखें। तो आप लोगों ने अवसर दिया, आप सबका बहुत साधुवाद, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्ते तिवारी जी। जी बहुत स्वागत अच्छा है, लगा। स्वागत है मैडम। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा उनका भाषण सुनकर। मात्र उच्चारण में थोड़ा सा था, पर काफी जानकारी उन्होंने लेकर रखा है। बहुत ही अच्छा लगा सुन करके। मैं बिल्कुल प्रणाम प्रणाम सर, आप बहुत जुड़ी। बहुत बढ़िया है। अरे हमारे जानकारी आपने आपके पता नहीं कहाँ कहाँ से ले ली है। अच्छा कहा। हमारे आपके गुरु एक ही हैं, शेषम हाँ जी, जी, सुंदरम जी। सुंदरम जी, हाँ सुंदरम, और शेषन। पी के बिल्कुल, ये बाला लोगों ने सुब्रमण्यम। काफी कुछ लिखा है। बिल्कुल। बहुत अच्छा। अरे आपसे भेंट होगी ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अच्छा अच्छा। आप नहीं, मैं पूरा इसीलिए विद्यार्थी। सुन रही थी क्योंकि ये संगम साहित्य पर बोलने वाले हैं ना, इसीलिए मैं पूरा सुनी। बहुत अच्छा लगा। चलिए, काफी जानकारी प्राप्त किया है और ये खुशी की बात है कि तमिल साहित्य उत्तर भारत में कहाँ तक ही फैल गई है। ये बात सुनकर मुझे वाकई में बहुत ही गर्व का महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत ही अच्छा लगा। और साधुवाद देती हूँ तिवारी जी, मंजुनाथ जी और शैलेंद्र जी को। ऐसे कई लोगों को आप सामने लाते हैं जिनका बहुत ही अच्छा लगता है ये कार्यक्रम सुनने में भी। थैंक्स सर। धन्यवाद। अच्छा, प्रणाम प्रणाम दीदी। प्रणाम 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 आपको भी। बहुत दिनों बाद मैंने आपको यहाँ देखा। नहीं, गंगा कावेरी व्याख्यान माला से बहुत पहले से जुड़ी हूँ। जी जी जी। पहले से जुड़ी हो, 1 साल से जुड़ी हो। चलिए अच्छा बहुत लगता अच्छा है। लगा। अरे आप बहुत अच्छा। देती तो और भी अच्छा देती। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपने भी अच्छा ही किया है। जी 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 जी। अद्भुत जानकारी प्रदान की है, बहुत ही अच्छा सर, बहुत ही अच्छा। भवानी मैडम का जो है वक्तव्य हो चुका है इस श्रृंखला के अंतर्गत। और आप नए जो वक्ता, तमाम जो प्रतिभागी साथी जुड़े हुए हैं, मैं बताऊं कि आप डॉक्टर भवानी मैडम हैं और आप मदुरई से हैं। तो ये एक अद्भुत मंच आप सभी लोगों के सहयोग से बना है कि उधर सिक्किम से प्रदीप त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, इधर जो है मदुरई से मैडम जुड़ी हुई हैं, और आज के हमारे माननीय जो है कुलपति महोदय हैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के,
माननीय प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र सर भी जुड़े हुए हैं। मैं उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। उनकी अहेतुकी कृपा इस मंच को बराबर मिलती है। तो मैं जो साथ में जुड़े हुए प्रतिभागी साथी हैं, मैं उनसे ये कहूंगा कि आज का जो ये इतना महत्वपूर्ण वक्तव्य, सर मैं प्रणाम करता हूँ। सर प्रणाम सर। सर प्रणाम। प्रोफेसर मिश्र सर को प्रणाम करता हूँ। माइक ऑन नहीं है संभवतः। माइक ऑन करके बोलिए सर। माइक ऑन, माइक ऑफ है सर। सर मेरा भी प्रणाम स्वीकार करें सर। सर आप दोनों इस शिष्य का प्रणाम स्वीकार करें, तिवारी जी और आप मंजुनाथ जी। नमस्कार नमस्कार। हाँ सभी लोग प्रणाम देते हैं, हम भी प्रणाम दे रहे हैं। तो जो भी प्रतिभागी साथी जुड़े हुए हैं, मैं चाहूंगा कि इतने महत्वपूर्ण वक्तव्य पर आपकी जो भी जिज्ञासाएं हों आप रख सकते हैं इस पटल पर। और अस्थाना जी जो है तमिल साहित्य के प्रखर अध्येता हैं और अधिकारी व्यक्ति हैं, और उन्होंने ढेर सारे संदर्भ सूत्र हमें दिए हैं। यद्यपि अभी जिनकी हम जैसे जो लोग हैं जिन्होंने अभी उसे बहुत ठीक से पढ़ा नहीं है, केवल तिरुक्कुरल से परिचित हैं, तो आज बहुत सारी नई नई जानकारियां मिली हैं और बहुत दिलचस्प वक्तव्य रहा है। सुंदरम जी का जिस नाम जो लिया है, सुंदरम जी के साथ मिल करके आपने 11,000 पदों का हिंदी में अनुवाद किया है। बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है आपका। और हाँ जी, स्वागत है आपका। आदरणीय चक्रधर प्रधान जी कुछ पूछ रहे हैं। हाँ सर। सर प्रणाम। मेरी आवाज जा रही है? हाँ जी बिल्कुल। हाँ, ऐसा है कि इतने महत्वपूर्ण वक्तव्य सुनने के बाद मेरे मन में कुछ जिज्ञासा न हो, ऐसा हो नहीं सकता है। मैं सबसे पहले आज सौभाग्य से आचार्य रामानुज आचार्य की जयंती भी है, और आज के विद्वान जो है उनका नाम है रामानुज आस्थाना जी। तो मैं इसी अंशी और अंश भाव से मैं रामानुज आस्थाना जी को प्रणाम करता हूं। और उन्होंने अपने वक्तव्य में जो बातें, एक बात है, बहुत सी बातें कही हैं, किंतु एक बात मेरे क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। मैं बताना चाहता हूं कि मैं चैतन्य महाप्रभु के क्षेत्र से बोल रहा हूं, यानी पश्चिम बंगाल से बोल रहा हूं। ऐसा है, उन्होंने अपने वक्तव्य में चैतन्य महाप्रभु और नामालवार, इनका संबंध कैसा है, किस रूप में है, कैसे प्रभावित हैं, इस बात को उन्होंने यहाँ प्रस्तुत की। मैं बता देना चाहता हूं कि हम तो उस साहित्य से उतना परिचित नहीं है, किंतु हम चैतन्य महाप्रभु का जो आदान प्रदान है, ये बंगाल के आसपास विद्यापति को, इधर जगन्नाथ को, बलराम दास हो या जगन्नाथ दास हो, उनसे संस्कृत साहित्य के जो जयदेव हैं उनसे जोड़ते हैं। किंतु नामानवाल के साथ उनका जुड़ाव कैसा है, यदि इसको विस्तार देते तो बहुत अच्छा लगता मुझे। ये जिज्ञासा है। देखिए, नामालवार तो पहले हुए, नामालवार का जो साहित्य था जी, उससे परिचित हुए चैतन्य महाप्रभु। और नामालवार के साहित्य में जिसका, देखिए, ये विश्व भारती से, शांति निकेतन से राघवन जी ने, मैं वहीं से जुड़ा हुआ हूँ सर, मैं जानता हूं। हाँ, राघवन जी ने तोमर जी के साथ आलवारों का पूरा अनुवाद अब कर दिया है। मैं दिख चुका हूं, मैं उसी विभाग से हूं, इसीलिए बोल रहा हूँ। 8 खंडों में है सर, वो तो पहले ही हो चुका। अभी पी जयरामन जी भी कर रहे हैं। तो नामालवार में जो स्त्री भाव से, मैंने कहा, जो स्त्री भाव से
राम की, ईस्ट की, आलवाई ये विभेदन तो है नहीं, किसी ने राम पर ज्यादा लिखा चाहे किसी ने कृष्ण पर, लेकिन विष्णु के सारे अवतारों का कहीं न कहीं वर्णन किया है। तो जो स्त्री भाव, जो गोपी भाव नामालवार में हुआ और उस पर बहुत ही उन्होंने भाव विभोर होकर साहित्य जो रचा, अपना जो दिव्य प्रबंधम में संग्रहित है, उसके प्रभाव की भी मैं बात कह रहा था। बाकी और चीजें तो है ही हैं जी। बहुत अच्छा सर, मैं आपको जानकारी दे दूं कि तोमर जी मेरे गुरु हैं और मैं दिव्य प्रबंधम का उसी में सुंदरम जी से भी मिला हूँ। विश्व भारती के विभाग से मैं शोधरत हूँ। जी जी जी। पहले तेवारम का अनुवाद करने सुंदरम जी विश्व भारती ही गए थे। मैं उनसे मिला हूँ, उसी विभाग में था और उनसे जी मिला जी हूँ, मैं शोध कर रहा था। जी सर। अरे तो आप सबका मैं विद्यार्थी हूँ। ना 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 ऐसा है कि आपसे आप सब गुरु भाई हैं, सुंदरम जी गुरु हैं हमारे तो इस प्रकार आपसे मिल रहे हैं सर। ऐसा है, क्या होता है कि जहाँ कुछ बातें आप लोग जैसे नामलबार की बात कही तो उससे हम लोग समृद्ध होते हैं। हम चैतन्य महाप्रभु सीमित जो हो जाते हैं उनको तामिल से लेकर उससे आगे भी हम लोग ले जाएंगे। आपके व्याख्यान से इसी प्रेरणा हमको मिली। आपका बहुत आभार, प्रणाम सर। क्योंकि तुलनात्मक साहित्य हमारा क्षेत्र है, हम लोग तुलनात्मक साहित्य वाले ही हैं। जी 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 जी। हम तो थोड़ी घुसपैठ कर रहे हैं आप लोगों के आशीर्वाद से। नहीं, हम तो तुलनात्मक साहित्य ही आधार है, यही पढ़े यही जाने, इसी पर काम करते हैं। हमारा विश्वविद्यालय भी यही है। जी सर, जी सर, बहुत बहुत आभार। प्रणाम सर, प्रणाम। प्रदीप जी जुड़े हैं अभी क्या? हाँ, प्रदीप जी जुड़े हैं। प्रणाम, मैं आपको सुन रहा हूँ सर, बहुत ही अच्छा वक्तव्य रहा, धन्यवाद आपको सर, और बधाई। प्रदीप जी हमारे शोधार्थी हैं और आज भी छुपे छुपे सुन रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैंने सर के सानिध्य में एमए, एमफिल, पीएचडी सब कुछ किया है और हमारे पूर्व कुलपति महोदय भी जुड़े हुए हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। आप सबके सानिध्य से ही मैं यहाँ पहुंचा हूँ सर, धन्यवाद। प्रणाम सर, प्रणाम सर। अगर सर जुड़े हैं तो मैं बहुत प्रणाम चरण स्पर्श कहता हूँ। जी जी जुड़े हुए हैं सर। तो और भी सर माइक ऑन कर लेंगे तो हाँ जी अब आवाज आएगी। बहुत सुंदर व्याख्यान था अस्थाना साहब। प्रणाम सर, प्रणाम। बहुत बधाई आपको। प्रणाम सर, प्रणाम। बहुत बहुत चरण स्पर्श। जी सर, आशीर्वाद है आपका। प्रणाम सर, प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। तो और जो भी प्रतिभागी साथी हैं वो जो भी सवाल हो, जिज्ञासाएं हो, वो पटल पर रख सकते हैं। कोई प्रश्न अगर है तो लेंगे, फिर अन्यथा आगे बढ़ेंगे। प्रस्तुत वक्तव्य से संबंधित अगर कोई सवाल है तो आप रख सकते हैं। और मैं ये मानकर चल रहा हूं कि संभवतः प्रश्न नहीं है। हाँ कुछ जी जी। एक सवाल मैं और करना चाहता हूँ सर, एक जानकारी मुझे चाहिए, इस पर काम हो रहा है यहाँ। मैं अस्थाना सर से पूछना चाह रहा हूँ सर। ऐसा है कि आपने जो प्रशस्ति वीर काव्य और उसको महाभारत के साथ, रामायण के साथ जोड़ करके आपने जो देखा, मैं थोड़ा सा वो नाम भूल रहा हूँ, वो तोल काव्यम है या क्या है, थोड़ा सा मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। तो यहाँ क्या होता है सर? नहीं, मैंने सर जब कपाटपुरम का उल्लेख किया, या उसे कपाटपुरम भी कहते हैं, जहाँ द्वितीय संगम की स्थापना ये मानते हैं कि कपाटपुरम में हुई, उसका उल्लेख मैं बता रहा था, जो जलमग्न हो गया, कि जिसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में भी है
और कौटिल्य के भी कपाटपुरम का उल्लेख है और महाभारत में भी है। हाँ सर, इसी से संबंधित एक तो बात है। ये किष्किंधा कांड सर्ग 41 श्लोक 13 में जो है वाल्मीकि रामायण में है, और द्रोण पर्व में जो महाभारत में है। तो मैं ये बता रहा था कि इस नगर का उल्लेख है। सर बता देना चाहता हूं सर, बंगाल के काशी दासी महाभारत में भी इसी का उल्लेख है। बंगला महाभारत जो है वो काशी दासी महाभारत यहाँ बहुत लोकप्रिय है। जी 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 जी। इस नगर का वर्णन है, और यहाँ के कृतिवासीय रामायण में भी इस नगर का वर्णन है। तो दोनों के मूल तो वाल्मीकि रामायण और महाभारत है, तो फिर अगर वहां है तो उनके उपजीव्य में तो होगा ही, तो हाँ कोई बड़ी बात नहीं। जी सर। किंतु ये जो युद्ध वर्णन है, तो युद्ध वर्णन तमिल के युद्ध वर्णन और इधर का दोनों में साम्य है या वैषम्य? देखिए, युद्ध वर्णन में तो मैंने आदिकाल के साथ ही कहा कि किया जा सकता है। युद्ध वर्णन में जैसे यहाँ वीर गाथा काल में राज प्रशस्त है, युद्ध वर्णन है, और कपाटपुरम के संबंध में मैंने उल्लेख उन ग्रंथों का किया था। बाकी युद्ध का वर्णन, युद्ध की परिपाटियां उनके यहाँ जैसे तुलकाप्यम में लिखी हुई है कि कैसे वस्त्र धारण करेगा, कौन सा फूल धारण करेगा, कौन सा कार्य करते समय क्या करेगा, उसमें तो अंतर हो सकता है, लेकिन वीरता, खड्ग, युद्ध, ढाल और बाकी तो चीजें रहेंगी ही। जी जी जी, बहुत हम लोग बहुत समृद्ध हुए, इस दिशा में काम हो रहा है सर, तो इसलिए हम आपसे जानकारी ले रहे हैं, और भविष्य में भी आपके साथ संबंध रहेगा, ये विश्वास है। प्रणाम। बहुत बहुत आभार, प्रणाम। और कोई अगर प्रश्न है किसी का, किसी साथी का, तो ले लेंगे, अन्यथा आगे बढ़ते हैं। और अब मैं आगे बढ़ते हुए डॉक्टर एस.ए. मंजुनाथ जी, जो पोम्पे कॉलेज एकला मंगलुरु कर्नाटक में हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं और कर्नाटक प्रांत में विश्वविद्यालय महाविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ के भी अध्यक्ष हैं, हमारे मित्र हैं, साथ में मिल करके हम लोग ये आयोजन कर रहे हैं। तो मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं कि धन्यवाद ज्ञापन करके कार्यक्रम को समापन की ओर ले चले। डॉक्टर एस.ए. मंजुनाथ जी। धन्यवाद तिवारी जी, धन्यवाद है तो मुझे अवसर देने के लिए। मित्रों, आप सभी जानते हैं गंगा कावेरी व्याख्यान माला श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा और पोम्पे कॉलेज आइकड़ा मंगलुरु के संयुक्त तत्वावधान में संचालित है। यह लगभग 2 साल से यह गतिमान है। इसमें अलग अलग जो क्षेत्र के अलग अलग भारत के प्रदेशों के उत्तर से लेकर के दक्षिण और पूर्व से लेकर के पश्चिम तक सभी जो विद्वान लोग जुड़ते हुए अपना विचार यहाँ पर साझा करते हैं। आज का व्याख्यान रहा डॉक्टर रामानुज आस्थाना, जिसकी हमारे मित्र चक्रधर प्रधान ने जो कहा कि आज रामानुजाचार्य का जन्मदिन है, तो उसी दिन पर रामानुज आस्थाना जी का भी जो व्याख्यान है बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण व्याख्यान रहा। तमिल संगम साहित्य, इस पर इनका व्याख्यान रहा, क्योंकि दीतर से अलग, जैसे कि जो कन्नड़ मतलब हिंदी भाषी होते हैं, हिंदी भाषियों को जिसकी दक्षिण में अलग अलग भाषाएं होती है, अलग राज्य होते हैं, अलग अलग भाषाएं, हिंदी से भी बढ़कर बहुत प्राचीन भाषाएं हैं, इस तरह की कम जानकारी होती है। तो इस संदर्भ में हमने सोचा कि तमिल संगम साहित्य पर एक व्याख्यान किया जाए। तो आज का यह व्याख्यान तमिल संगम साहित्य बहुत ही, क्योंकि यह संगम साहित्य बहुत पुराना साहित्य है और तमिल भाषा भी सबसे जो बहुत पुरानी भाषा है, और इसमें
आस्थाना जी ने जिसकी तमिल संगम साहित्य, संगम क्या है, संगम साहित्य की विशेषता क्या होती है और संगम साहित्य की विधाएं क्या हैं, वहां पर आने वाले जितने जो महत्वपूर्ण कवि रचनाकार होते हैं उन सभी का आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सामने आपने प्रस्तुत की है। मैं अपनी ओर से और इस आयोजन मंडल की ओर से और दोनों संस्थाओं की ओर से आपको हृदय से आभार प्रकट करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, प्रणाम प्रणाम, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ सभी को प्रणाम। इसके साथ हमारे इस आज के इस कार्यक्रम में बहुत से अलग अलग मतलब जिसकी तिवारी जी ने बताया कि पूर्वोत्तर से लेकर के दक्षिण से उत्तर से इस तरह से भी लोग जो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए थे। अमरिंदर कुमार शर्मा जी जुड़े हुए थे और मदुरई से भवानी मैडम जुड़ी हुई थी और पश्चिम बंगाल से चक्रधर प्रधान जी जुड़े हुए हैं और परमेश्वरी मैडम जो कश्मीर से जम्मू विश्वविद्यालय की जो वहाँ पर हिंदी प्रोफेसर है वो जुड़ी हुई थी और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के जो पूर्व कुलपति गिरीश्वर मिश्र, आदरणीय गिरीश्वर मिश्र सर जुड़े हुए हैं और इसके साथ अनिल शर्मा सर जो केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के जो वहाँ के निदेशक है वे जुड़े हुए हैं और संदीप श्रीवास्तव, उषा पाठक और श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के प्रिंसिपल जो गिरीश कुमार पांडे जी जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार बहुत से विद्वान लोग हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ते रहते हैं, जुड़कर हमारा प्रोत्साहन देते रहते हैं और इन सभी को मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं, सभी को धन्यवाद देता हूं। और इसके साथ जो हमारे आज के मुख्य वक्ता जो है इनका परिचय डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र सर ने जो दी है उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। और इसके साथ हमारे जो इस कार्यक्रम का संचालन सुंदर संचालन कर रहे हैं हमारे मित्र जिसके हम दोनों मिलकर के यह कार्यक्रम चलाते रहते हैं, जयशंकर तिवारी। और सिर्फ तिवारी जी नहीं है, उनके सभी परिवार के सभी सदस्य इस उपक्रम में सहयोग देते रहते हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। सभी इसमें इस कार्यक्रम में जितने भी अध्यापक बंधु, शोधार्थी मित्र, हिंदी प्रेमी जुड़े हुए हैं, इन सभी को धन्यवाद देता हूं। सभी को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, प्रणाम, सभी को बहुत आभार। धन्यवाद मित्र डॉक्टर श्री मंजुनाथ जी, धन्यवाद ज्ञापन हेतु। और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम की संपन्नता की घोषणा करते हैं। सभी के प्रति बहुत बहुत आभार। नमस्कार।